गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। कौन कौन आ गया? दिव्या शर्मा, मनीषा, निकिता, अंजना, कोमल वर्मा, पूजा कुमावत, लता वर्मा, पिंकी चौधरी, रुचि कुमारी बीना, मोनिका चौधरी, अपेक्षा, खुशबू सिरोहिया, संध्या मीना, सृष्टि गोयल, आरती चौधरी, पूजा चौधरी, निकिता, अंजना। ठीक है। अब अपना कल बैक्टीरियल सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल चल रहा था, तो आज उसमें अपन लेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की एक स्लाइड मैं शेयर कर लेती हूँ। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि देखना बेटा, बैक्टीरियल सेल किसकी बात बता रहे हैं, एक बार अनीता जहांगीर को एडमिट कर देते हैं। तो बैक्टीरिया में किसकी बात कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली जीवाणु कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है एवं जीवाणु कोशिका को बाहरी पर्यावरण से पृथक करती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर अन्य द्विस्तरीय झिल्ली बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन की भांति ही इसकी संरचना प्रदर्शित होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर अन्य द्विस्तरीय झिल्ली बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन की भांति ही इसकी संरचना प्रदर्शित होती है। इसमें दो सघन परतों के बीच एक पतली परत दिखाई पड़ती है। तो यह अत्यंत पतली, कोमल एवं लगभग 7.5 नैनोमीटर मोटाई वाली होती है। इसके घटकों में मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड्स 20 से 30% तथा प्रोटीन 60 से 70% होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड दो स्तरों के रूप में पाए जाते हैं। इन परतों में जल रागी हाइड्रोफिलिक आवेशित फॉस्फेट सिरे जल रागी सिरे फॉस्फेट इन परतों में जल रागी आवेशित फॉस्फेट सिरे बाहर की ओर एवं जल विरागी सिरे हाइड्रोफोबिक भीतर आमने सामने होते हैं। तो प्रोटीन अणु जो हैं ये हैं गतिमान होते हैं। ये एनलार्ज कर रही हूं मैं, देखना बेटा, प्रोटीन अणु गतिमान होते हैं। इस प्रकार की संरचना को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम व लगभग नहीं के बराबर पाए जाते हैं और फॉस्फेटाइड्स फॉस्फेटाइड्स के रूप में फॉस्फेटाइड्स के रूप में 1% एंडिकाप्रिनॉल होता है। तो आप अपन देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं? तो यह झिल्ली जल में घुलनशील पदार्थों के लिए अवरोधक का कार्य करती है तथा कोशिका भित्ति की तुलना में अधिक चयनात्मक होती है। झिल्ली में उपस्थित परमेज एंजाइम विभिन्न पदार्थों के अभिगमन में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त झिल्ली पर अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कोशिका भित्ति संश्लेषण एवं ऊर्जा के उत्पन्न करने, जटिल लिपिड संश्लेषण एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण में मदद देने का काम करते हैं। अब अपन बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, कोशिका द्रव्य की। एक बार प्रिय राठौर को एडमिट कर देती हूँ। तो साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनील्स इन बैक्टीरिया, कोशिका द्रव्य एवं कोशिका उपांग। तो कोशिका द्रव्य की बात चल रही है। कोशिका झिल्ली कोशिकीय क्षेत्र को घेरे हुए होती है। इस क्षेत्र में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। इस क्षेत्र में साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का लगभग 80% भाग जल के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक आयन एवं अनेक अणुभार वाले पदार्थ पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के समान बैक्टीरिया में, जीवाणु में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कोशिका द्रविक प्रभा नहीं होता है एवं साइटोस्केलेटन भी जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं मीजोसोम्स की।
मतलब बैक्टीरियल सेल में जो अपन को मध्यकाय मिलते हैं, मीजोसोम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया में, जीवाणु में अन्य प्रोकैरियोटिक सेल्स के समान क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कलाबद्ध संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, परंतु इनके स्थान पर अनेक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के भीतर अनेक अंतर्वलन इनफोल्डिंग उत्पन्न होते हैं। इनको मध्यकाय या मीजोसोम्स कहते हैं। ये नलिकीय अंतर्वलन, ये ट्यूब्यूलर इनफोल्डिंग्स अर्थात मीजोसोम्स यदि कोशिका झिल्ली के पास उपस्थित हो तो इनको पेरिफेरल मीजोसोम्स, परिधीय मध्यकाय कहते हैं। वापस बोलती हूँ, ये नलिकीय अंतर्वलन ट्यूब्यूलर ये ट्यूब्यूलर इनफोल्डिंग्स अर्थात मीजोसोम्स यदि कोशिका झिल्ली के पास उपस्थित हो तो इनको पेरिफेरल मीजोसोम्स, परिधीय मध्यकाय कहते हैं, और यदि कोशिका में गहरे समाये हुए हों तो इनको सेंट्रल मीजोसोम्स कहते हैं। तो इनको केंद्रकीय मध्यकाय कहते हैं, सेंट्रल मीजोसोम्स कहते हैं। तो केंद्रीय मीजोसोम्स न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ के साथ संलग्न पाया जाता है तथा डीएनए प्रतिकृतिकरण एवं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो मीजोसोम्स में पट्टिकाएं, प्लेट्स एवं पुटिकाएं, वेसिकल्स निहित होती हैं। ये मतलब मीजोसोम्स बैसिलस जीवाणु मतलब दंडाणुओं में पाए जाते हैं। मीजोसोम्स दंडाणुओं में पाए जाते हैं। इनका लिपिड संगठन कोशिका झिल्ली के समान होता है, लेकिन प्रोटीन में भिन्नता पाई जाती है। तो परिधीय मीजोसोम्स को कुछ विशेष एंजाइम्स के स्राव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जैसे बेटा पेनिसिलिन को नष्ट करने के लिए पेनिसिलेज का स्राव। इसके अतिरिक्त सभी मीजोसोम्स संवहन तंत्र के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाते हैं एवं पट निर्माण के द्वारा साइटोकाइनेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त फोटोट्रोपिक प्रकाश भोजी जीवाणुओं में मध्यकाय में प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम्स की। तो एक स्लाइड भी शेयर करूंगी। अनेक राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य, राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। तो जीवाणुओं के राइबोसोम्स दो उप इकाइयों, दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। बड़ी उप इकाई, बड़ी सब यूनिट 50s सब यूनिट 50s उप इकाई एवं छोटी 30s उप इकाई होती है। ये दोनों मिलकर मतलब 50s सब यूनिट व 30s सब यूनिट मिलकर एक 70s राइबोसोम का गठन करती है। तो राइबोसोम का व्यास डायमीटर 180 एंगस्ट्रॉन डिग्री होता है। एक स्लाइड और शेयर कर रही हूं मैं अभी आपको, है ना। राइबोसोम्स का व्यास अपन लेते हैं अब, ठीक है। मीसोसोम्स को बढ़ाई दिया, ठीक है। राइबोसोम्स का व्यास कितना होता है? राइबोसोम्स का व्यास 180 एंगस्ट्रॉन डिग्री होता है। वह अणुभार 3 मिलियन तक होता है। अणुभार कितना होता है बेटा? 3 मिलियन तक अणुभार होता है, ठीक है। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के द्वारा निर्मित संरचनाएं होती हैं और जीवाणु कोशिका में लगभग 10 से 20% राइबोसोम स्वतंत्र तथा 80% पॉलीसोम्स 80% पॉलीसोम्स के रूप में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो अपन देखते हैं इनका 2/3 भाग आरएनए व 1/3 भाग प्रोटीन्स का बना होता है। तो जीवाणु ई कोलाई के राइबोसोम्स में 63% आरएनए
एवं 37% प्रोटीन होते हैं। तो अर्थात आरएनए व प्रोटीन का अनुपात 2:1 होता है। तो मैंग इसमें है मैंगनीज आयंस की अल्पता इनकी दोनों उप इकाइयों के पृथक होने में सहायक होती हैं। तो अपने राइबोसोम्स के बारे में भी देखा। अब लेते हैं लैमिले और क्रोमेटोफोर। किसकी बात करेंगे? लैमिले की और क्रोमेटोफोर की। तो इसका डायग्राम भी देख लो। पटलिकाएं या वर्णकी लवक जो कि बैक्टीरियल सेल में पाई जाती हैं। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? जीवाणु कोशिका में। ये ए डायग्राम तो है वर्णकी लवक का, क्रोमेटोफोर्स का। दूसरा है पटलिकाएं, बी डायग्राम है। ठीक है, तो एक आप देखना लेमिले और क्रोमेटोफोर। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पटलिकाएं लेमिले और थाइलेकॉइड्स। पटलिकाएं ये दिख रही है आपको, मैं एरो घुमा रही हूँ। लेमिले और थाइलेकॉइड्स या पुटिकाएं वेसिकल्स पाई जाती हैं। इनको क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं, इनको वर्णकी लवक भी कहते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं कि पटलिकाएं या वर्णकी लवक तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पटलिकाएं लेमिले और थाइलेकॉइड्स या पुटिकाएं वेसिकल्स भी पाई जाती हैं। इनको वर्णकी लवक क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। तो स्वपोषी जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। पटलिका का निर्माण दो समानांतर इकाई झिल्लियों के द्वारा होता है। ये झिल्लियां छोटी अथवा पूरे कोशिका द्रव्य में फैली हुई होती हैं। तो वर्णकी लवक या पुटिकाएं खोखली, गोलाकार एवं 300 एंगस्ट्रॉम डिग्री व्यास की संरचनाएं होती हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक एंजाइम्स एवं प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन के लिए फोटोफॉस्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र ईटीएस फोटोफॉस्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र उपस्थित होता है। और अप्रकाशित मतलब इनमें अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो अपन को क्या याद रखना है? वर्णकी लवक या पुटिकाएं खोखली, गोलाकार एवं 300 एंगस्ट्रॉम व्यास की संरचनाएं होती हैं। इनमें इनमें क्या पाया जाता है? इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, एंजाइम्स एवं लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए फोटोफॉस्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र उपस्थित होता है। अब अपन देखते हैं केंद्रकाभ की बात, जो जीवाणु गुणसूत्र एवं प्लाज्मिड की बात। ये तो देखो बेटा ये है जीनोमिक डीएनए और ये है प्लाज्मिड। तो अपन किसकी बात करेंगे अभी? केंद्रकाभ या अपन कहते हैं इसको क्रोमेटिन मटेरियल। तो जीवाणुओं में भी अन्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की भांति केंद्रक का अभाव होता है। अतः एक बैक्टीरियल सेल में क्रोमेटिन पदार्थ झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। मतलब यह केंद्रीय या क्रोमेटिन पदार्थ जीवाणु कोशिका के बीच में उपस्थित होता है। यह केंद्रीय या क्रोमेटिन मटेरियल जीवाणु कोशिका के बीच में उपस्थित होता है तथा कभी-कभी मीजोसोम्स से संलग्न पाया जाता है। इस क्रोमेटिन पदार्थ को केंद्रकाभ कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं बेटा? कि बैक्टीरियल सेल में क्रोमेटिन पदार्थ झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। यह केंद्रीय या क्रोमेटिन पदार्थ जीवाणु कोशिका के बीच में उपस्थित होता है तथा कभी-कभी मीजोसोम से संलग्न पाया जाता है। और इस क्रोमेटिन मटेरियल को केंद्रकाभ कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यह वलयाकार सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है। तो आप ये देख रहे हो जीनोमिक डीएनए, यह वलयाकार सर्कुलर
द्विरज्जु की डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है एवं एक गुणसूत्र क्रोमोसोम को निरूपित करता है। तो आप देख रहे हो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये तंतुवत एवं हल्के रंग के क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। डीएनए की लंबाई लगभग 1000 माइक्रोन व मोटाई 3 नैनोमीटर होती है। तो केंद्र का मतलब न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड में लगभग 4000 जीन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4000 जीन्स 4000 जीन्स होते हैं या 4000 जीनोम होते हैं तथा द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन कैसा होता है? अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता है। मतलब बैक्टीरिया में या केंद्र का में न्यूक्लियोइड में लगभग 4000 जीनोम होते हैं तथा द्विगुणन या रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता है। तो एक जीवाणु कोशिका में एक ही न्यूक्लियोइड एक ही केंद्र का पाया जाता है, परंतु बैसिलस 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 जीवाणुओं में कोशिका विभाजन के समय पट निर्माण की क्रिया अवरुद्ध हो जाने से कोशिकाएं विभाजन भित्ति रहित रहती हैं। कोशिकाएं विभाजन भित्ति रहित रहती हैं और संतति कोशिका नहीं बन पाती। मतलब एक्सेप्शन क्या है? बैसिलस जीवाणुओं में कोशिका विभाजन के समय पट निर्माण की क्रिया अवरुद्ध हो जाने से कोशिकाएं विभाजन भित्ति रहित रहती हैं, संतति कोशिका नहीं बन पाती। अतः इनकी कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं प्लाज्मिड्स एंड एपिसोम की। तो प्लाज्मिड्स एवं अधिकाय, तो ये बैक्टीरियल सेल में आप देख रहे हो प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो अनेक जीवाणु कोशिकाओं में गुणसूत्र के अतिरिक्त भी एक और डीएनए खंड पाया जाता है। ये तो देख रहे हो बेटा गुणसूत्र है, जीनोमिक डीएनए, और ये है प्लाज्मिड। तो अनेक बैक्टीरियल सेल में जीवाणु कोशिकाओं में गुणसूत्र के अतिरिक्त भी एक और डीएनए खंड पाया जाता है जो छोटे वलय की आकृति में होता है। इसे प्लाज्मिड कहते हैं। इनका रेप्लिकेशन स्वतंत्र रूप से होता है। ये अतिरिक्त गुणसूत्री खंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट्स है। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट्स जिनकी सर्वप्रथम खोज लेडरबर्ग के द्वारा की गई थी। तो जीवाणुओं में कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स ही पाए जाते हैं जो मुख्य गुणसूत्र के साथ जुड़ सकते हैं। इनको एपिसोम या अधिकाय कहते हैं। तो एपिसोम क्या कहलाते हैं? कि जीवाणुओं में कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं जो क्रोमोसोम के साथ जुड़ सकते हैं। इनको एपिसोम्स कहते हैं। इनका अध्ययन जेकब शेफर एवं वॉलमैन के द्वारा किया गया था। तो प्लाज्मिड के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की प्रकृति केंद्र का डीएनए से अलग होती है। इसमें उपस्थित जीन, मतलब प्लाज्मिड में उपस्थित जीन जीवाणु की वंशागति के लिए आवश्यक नहीं होते। तो प्लाज्मिड डीएनए की लंबाई लगभग 25 माइक्रोन होती है। प्लाज्मिड डीएनए की लंबाई लगभग 25 माइक्रोन होती है तथा इसमें लगभग 50 से 100 जीन होते हैं। कुछ प्लाज्मिड्स जैसे ई कोलाई का प्लाज्मिड अत्यंत छोटे होते हैं। कुछ जीवाणुओं में अधिकाय एपिसोम मुख्य गुणसूत्र से जुड़कर फर्टिलिटी फैक्टर के रूप में, उर्वरता कारक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें प्रतिजैविक के प्रतिकार के लिए कुछ जीन होते हैं। इसके द्वारा जीवाणु की पहचान संभव है। अब लेते हैं रिजर्व मटेरियल, संचित पदार्थ। तो जीवाणु कोशिका में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ अनुकूल परिस्थितियों में एकत्र होकर एक प्रकार का अविलय निक्षेप इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स का गठन करते हैं। इनको कोशिकीय संविष्ट संरचनाएं सेल इंक्लूजन्स कहा जाता है एवं ये संचित पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन संचित या संग्रहित पदार्थों में लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स,
पॉलीफॉस्फेट्स एवं गंधक विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। मतलब एक बैक्टीरियल सेल में रिजर्व मटेरियल्स क्या मिलते हैं, संचित पदार्थ क्या मिलते हैं। संचित पदार्थ होते हैं लिपिड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉलीफॉस्फेट्स हैं एवं सल्फर गंधक विशेष रूप से मिलते हैं। तो इन संचित पदार्थों के प्रमुख एग्जाम्पल्स में हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीकारी जीवाणुओं में सल्फर निक्षेप गोलिका ग्लोब्यूल एवं वोल्यूटिन कणिकाओं की उपस्थिति होती है। तो संचित पदार्थ जीवाणु कोशिका में उस समय एकत्र होते हैं जब वृद्धि अवरोधक पदार्थों की उपस्थिति के कारण जीवाणु कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। सामान्य परिस्थितियों में ये पदार्थ या कण वृद्धि में सहायक होते हैं। इनमें से पॉलीसेकेराइड्स व उदासीन लिपिड्स आदि तो कार्बन एवं ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि जीवाणु कोशिकाओं को पॉलीफॉस्फेट से फॉस्फेट प्राप्त होता है। अब अपन बात करते हैं, एक जीवाणु कोशिका में गैस रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं, गैस वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। तो अनेक प्रकार के जलीय जीवाणुओं की वर्णक रहित नॉन पिगमेंटेड प्रजातियों जैसे कि पॉलीनीमा, हीलोबैक्टीरियम या होलोबैक्टीरियम, जैसे कि पॉलीनीमा, होलोबैक्टीरियम व क्लोस्ट्रिडियम में जीवाणु कोशिका के प्लावन या अधोस्तर पर स्थिर रखने में सहायता प्रदान करने के लिए गैस वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं। तो मतलब बैक्टीरियल सेल में क्या पाई जाती है, गैस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो अनेक प्रकार के जलीय जीवाणुओं की वर्णक रहित नॉन पिगमेंटेड प्रजातियों जैसे कि पॉलीनीमा, होलोबैक्टीरियम एवं क्लोस्ट्रिडियम में जीवाणु कोशिका के प्लावन या अधोस्तर पर स्थिर रखने में सहायता प्रदान करने के लिए गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। गैस वैक्यूल्स की भित्ति प्रोटीन युक्त होती है एवं ये तुरको रूपी पुटिकाओं स्पिंडल शेप वेसिकल्स के द्वारा बनी होती हैं। इनका विन्यास समानांतर क्रम में होता है। अब अपन बात करते हैं कार्बोक्सीसोम्स। तो कार्बोक्सीसोम्स क्या होते हैं? कार्बोक्सीसोम्स ये संरचनाएं नाइट्रोसोमोनास एवं कुछ अन्य स्वपोषी जीवाणुओं में पाई जाती हैं। तो कार्बोक्सीसोम्स किसमें पाए जाते हैं? ये संरचनाएं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एवं कुछ अन्य स्वपोषी जीवाणुओं में पाई जाती हैं तथा बहुभुजी आकृति की होती हैं। इनका परिमाप एवं आकार जीवाणु भोजी के समकक्ष होता है। तो कार्बोक्सीसोम में सूक्ष्म डीएनए के अतिरिक्त आरयूडीपी का मतलब है राइबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम मिलता है। तो कार्बोक्सीसोम्स में सूक्ष्म डीएनए के अतिरिक्त आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज, राइबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम मिलता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल रेस्पिरेशन की, जीवाणु श्वसन की। तो श्वसन क्रिया के लिए मतलब रेस्पिरेशन के लिए जीवाणु कोशिका द्रव्य में उपलब्ध भोज्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन क्रिया मतलब रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंतर्गत कुछ जीवाणु वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन या द्रवीय पदार्थों में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इनको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, इनको वायवीय या ऑक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें श्वसन की प्रक्रिया दो चरणों में होती है, दो स्टेप्स में होती है। पहला है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन जिसमें हाइड्रोजन अणुओं का प्रतिस्थापन होता है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन होता है। दूसरा है बेटा हाइड्रोजन अणुओं का ऑक्सीजन द्वारा जल में परिवर्तन, ऑक्सीडेशन। इस कार्य में ऊर्जा विमुक्त होती है जिसे अकार्बनिक एडिनोसिन
जिसे अकार्बनिक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट द्वारा अधिग्रहित किया जाता है एवं इस प्रकार एक ऊर्जा बहुल यौगिक एटीपी एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो अब अपन बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं का पोषण कैसे होता है। तो पोषण के आधार पर जीवाणुओं को दो श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है बेटा स्वपोषी जीवाणु ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरा है परपोषी जीवाणु हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया स्वपोषी जीवाणु व हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया परपोषी जीवाणु। तो स्वपोषी जीवाणु किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो इस प्रकार का पोषण बहुत कम जीवाणु प्रजातियों में मिलता है। फिर भी अनेक जीवाणुओं में रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा से भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। कुछ जीवाणु तो उच्च वर्गीय पौधों के समान ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। मतलब some of the bacteria perform the function of photosynthesis, so these bacteria are called as photosynthetic bacteria। तो कुछ जीवाणु उच्च वर्गीय पौधों के समान ही प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। अतः ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दूसरा है रसायन संश्लेषी जीवाणु कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो इस प्रकार के जीवाणुओं में विशेष प्रकार का वर्णक जीवाणु क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। यही नहीं, कुछ जीवाणुओं में अन्य उपयोगी वर्णक जैसे बैक्टीरियो जैसे है बैक्टीरियोविरिडिन जैसे बैक्टीरियोविरिडिन व क्लोरिडियम व क्लोरीबियम क्लोरीबियम क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो क्या बता रही हूँ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो इस प्रकार के जीवाणुओं में विशेष प्रकार का वर्णक बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कुछ जीवाणुओं में अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। कौन कौन से अन्य वर्णक हैं, एक है बेटा बैक्टीरियोविरिडिन या क्लोरोबियम क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ये भी एक वर्णक है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो उच्च वर्गीय पौधों में प्राप्त क्लोरोफिल वर्णक के समान ही जीवाणुओं के ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी मैग्नीशियम यौगिक ही है। तो हायर प्लांट्स मतलब उच्च वर्गीय पौधों में प्राप्त क्लोरोफिल वर्णक के समान ही जीवाणुओं के ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी मैग्नीशियम यौगिक ही हैं। ठीक है, तो ये तो हुई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात। अब करते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो अनेक जीवाणु प्रजातियां कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित करने के लिए अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन ये क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। मतलब किसकी बात चल रही है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं की। तो अनेक जीवाणु प्रजातियां कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित करने के लिए अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन ये क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। अतः इनमें भोजन निर्माण के लिए कुछ पदार्थों के ऑक्सीडेशन से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो गंधक और उसके यौगिक अमोनिया नाइट्राइड्स, आयरन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड एवं मीथेन आदि कुछ ऐसे ही रासायनिक
पदार्थ हैं जिनका ऑक्सीडेशन जीवाणुओं द्वारा किया जाकर इससे प्राप्त ऊर्जा का भोज्य पदार्थ संश्लेषण में उपयोग होता है। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं: सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया और फिर अपन बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको सल्फर बैक्टीरिया, गंधक जीवाणु। तो अनेक प्रकार के सल्फर बैक्टीरिया गंधक जीवाणु जैसे कि थायोबैसिलस, बेगिए बेगिएटोवा बेगिएटोवा एवं थायोथ्रिक्स। कौन कौन से? अनेक प्रकार के गंधक जीवाणु जैसे थायोबैसिलस एवं थायोथ्रिक्स, THIOTHRIX, थायोथ्रिक्स इत्यादि गंधक मतलब गंधक के यौगिकों का ऑक्सीडेशन करके उनमें उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अनेक प्रकार के सल्फर बैक्टीरिया गंधक या गंधक के यौगिकों का ऑक्सीकरण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि थायोथ्रिक्स हाइड्रोजन सल्फाइड या खनिज सल्फाइड्स को गंधक में ऑक्सीकृत करते हैं। यह गंधक जीवाणु के भीतर एकत्र हो जाता है एवं आवश्यकता अनुसार इसे सल्फेट में बदल दिया जाता है। दूसरा है लोह जीवाणु, मतलब लोहा जीवाणु या आयरन बैक्टीरिया। तो लोहा जीवाणु आयरन बैक्टीरिया अनेक प्रकार के होते हैं जो फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में ऑक्सीकृत कर इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बेटा लेप्टोथ्रिक्स, लेप्टोथ्रिक्स एवं एक एक एग्जाम्पल और है फोरोबैसिलस या फेरोबैसिलस। तो फेरोबैसिलस एंड लेप्टोथ्रिक्स आयरन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार आएगा अपना हाइड्रोजन बैक्टीरिया। इसी प्रकार आपका आएगा हाइड्रोजन बैक्टीरिया। फिर रिप्रोडक्शन